हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय बद्री जय केदार। दोस्तों, आज मैं अपने नीति घाटी क्षेत्र के मुख्यालय जोशीमठ में हूँ और मेरा आज जोशीमठ से रेनी का एक घूमने का प्रस्ताव है। मैं आज जोशीमठ से रेनी की ओर निकल रहा हूँ और दोस्तों, मैं आप लोगों को नीति घाटी के जो गांव हैं, जोशीमठ के जो गांव हैं, उन गांव से आपको रूबरू कराऊंगा। कितना सुंदर सुंदर गांव हमारे इस घाटी में हैं, इस देवभूमि उत्तराखंड में है, इस देवभूमि बद्रिकाश्रम में है। तो मैं आप लोगों को जगह जगह के अच्छे सुंदर सुंदर व्यू आपको दिखाऊंगा। ये सामने देख रहे होंगे आप, जो बर्फीली चोटी है, जो बर्फ से ढका हुआ है, सुंदर सुंदर चांदी की तरह चमकती हुई जो नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे, ये ठीक नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और यही पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। दोस्तों देखिए, कितना सुंदर सुंदर ये नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे। मैं ठीक अभी जोशीमठ से मात्र 4 किलोमीटर दूर बड़ागांव में हूँ और बड़गांव से ही नंदा देवी के बहुत सुंदर व्यू दिखता है और मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को भी इस व्यू को मैं दिखाऊं। तो देखिए, ये बड़गांव से ठीक सामने नंदा देवी चोटी, कितना सुंदर नज़ारा। ये देखिए, ये नीचे छोटे छोटे गांव। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बड़ा गांव है, ये जोशीमठ का सब्जी की मंडी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सब्जी, तमाम प्रकार की सब्जी, चाहे वो गोभी है, चाहे वो टमाटर है, हरी मिर्च है, मौसमी सब्जी जितनी भी होती हैं, वो बड़गांव में उत्पादन किया जाता है। और यहीं बड़गांव से जोशीमठ के लिए सब्जी सप्लाई की जाती है, इसलिए इसे जोशीमठ का सब्जी का हब भी कहा जाता है। और यहीं से लोग जब खेती बाड़ी करेंगे, संभवतः लोगों के पास गाय, पशु, तमाम प्रकार के जीव जंतु होंगे, पशु होंगे, तो यहाँ पे दुग्ध का उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है और पूरा जोशीमठ को दुग्ध भी इसी क्षेत्र से जाता है। ये बड़ा गाँव है ना, बड़ा गाँव नाम से ही पता चला कि बड़ा गाँव है, अर्थात ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गाँव है ना। ये देख रहे होंगे आप, ठीक सामने जो बर्फ़ की चोटी है और नीचे सुंदर सुंदर चीड़, देवदार, सुराही, तमाम प्रकार के वृक्ष आप लोग देख रहे होंगे। ये उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध जो एक बुग्याल है, क्वारी पास इस बुग्याल का जो रास्ता है, ये तपोवन से कच्चा मार्ग है, किंतु अब तो आज वर्तमान में करछों तक या करछी गांव तक सड़क जा चुकी है। और करछी गांव या करछों से ये जो रूट है, ये कच्चा है, कह सकते इसको पगडंडी है। तो ये बहुत सुंदर बुग्याल इस क्षेत्र में है, जहाँ पर तमाम प्रकार के विदेशी, देसी अर्थात अलग अलग राज्य से, पश्चिम बंगाल के, महाराष्ट्र के, तमाम राज्य के जो पर्यटक होते हैं, वो इस क्षेत्र में आकर के आनंद लेते हैं। ये है सामने क्वारी पास। दोस्तों, मैं बड़ागांव के बाद 2 या 3 किलोमीटर चलने के उपरांत मैं पहुंचा हूं। अभी ठीक ढाक के ठीक ऊपर पहुंचा हूं और मैं ढाक का सुंदर नज़ारा आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। ये देखिए, कितना सुंदर नज़ारा ढाक का, जो कि तपोवन और बड़गांव के बीच पड़ता है। ये छोटा सा एक कस्बा भी कह सकते हैं, गांव भी कह सकते हैं। ये है ढाक। दोस्तों, अभी मैं ढाक के मध्य स्थल में पहुंच चुका हूं। ये सामने जो देख रहे होंगे मंदिर, बहुत सुंदर सा मंदिर, ये भगवान श्री राम जी का मंदिर है। और इस मंदिर को बनाने के लिए हमारे बड़े भाई, या कह सकते हैं कि मित्र, श्रीमान थपलियाल जी, जो कि इसी गांव के हैं, उन्होंने ये मंदिर को बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया। मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर किसी सरकारी फंड से नहीं, बल्कि आम जनता के लोगों के स्वेच्छा से चंदा इकट्ठा करके
इस मंदिर को बनाया गया। और चंदा इकट्ठा करना आसान बात नहीं। यहाँ ये मंदिर को बनाने के लिए हमारे बड़े भाई रवि थपलियाल जी ही को पता होगा कि इस मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया। खैर, जो भगवान के प्रति समर्पित रहता है तो संभवतः उसको भगवान फली फूटी वरदान भी देता है। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि पूरा घाटी, पूरा गांव और विशेषकर रवि थपलियाल को उन्नति की मार्ग में अग्रसर करे। और ये अभी ठीक मैं ढाक में पहुँचा हूँ। देख रहे होंगे आगे से कितना सुंदर इसको सजाया गया। भगवान श्री राम के धनुष भी आपको इसमें दिखाया गया। जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर को सजाया गया, उसी प्रकार से ढाक में भी राम मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से, और इस मंदिर को बनने में बहुत लंबा समय लगा क्योंकि सभी ये दानियों के ऊपर ही निर्भर था, इसलिए इस पर बनाने के लिए बहुत समय लगा। फिर भी रवि थपलियाल एवं संपूर्ण टीम ने इस मंदिर को पूर्ण किया। जिसकी बात कर रहा था कि उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के जिन लोगों का मकान में दरार आई थी या धंस रहा था, तो उन लोगों के लिए फैब्रिकेशन की व्यवस्था की गई। कितना सुंदर यहाँ पे हट बनाए गए, किंतु वहाँ के लोग ढाक आने के लिए राज़ी नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम अपने ही जो मूल घर हैं उसी घर में रहेंगे, किंतु सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया गया। ढाक का निचला गांव है, या कह सकते इसको तल्ला ढाक, और ये ठीक नीचे निखवाड़ कहते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर बस्ती है और ठीक अलकनंदा के ऊपर है, और इधर उधर से पेड़ पौधे हैं, और सामने भंग्यूल गांव है जिसे गंगा पार भी कहते हैं। और सामने दिख रहे होंगे तपोवन, ये वही तपोवन है जहाँ पर मेरा 6 to 10 का एजुकेशन हुआ था, या मैं कह सकता हूँ कि मैं इसी तपोवन में मेरा शिक्षा ग्रहण हुआ था। मैंने 10 की बोर्ड यहीं से की थी। और ठीक तपोवन और गंगा पार के बीच में देख रहे होंगे आप ये अलकनंदा बहती हुई, और अलकनंदा नदी पर एनटीपीसी के द्वारा एक डैम का निर्माण किया गया था, और जिसमें पूर्व में देखा होगा कि अलकनंदा में बहुत भयंकर बाढ़ आने के कारण बहुत अधिक लोगों की जानें गई थी। बहुत सारे लोकल थे और कई बाहर के श्रमिक थे, और इनकी संख्या न तो सरकार के द्वारा, न तो विभाग के द्वारा, न तो प्रशासन के द्वारा सही या स्पष्ट दिया गया। बहुत लोगों ने यहाँ पे अपनी शहादत दी थी। ये वही बैराज हैं, देख रहे होंगे कि आप ठीक तीन बैराज दिख रहे होंगे आपको। अभी लास्ट से पानी छोड़ा गया, और लेकिन उस समय ये जो 2 अभी बैराज खाली दिख रहे हैं आपको, तो यहीं से उस समय पानी अंदर टनल में घुस गया था, और टनल में श्रमिक लोग काम कर रहे थे और उन लोगों की वहीं पे मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये वही पुल है जहाँ पर राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था। ये बॉर्डर पुल है। दोस्तों, मैं पहुँच गया तपोवन, जिसका मैं पहले आपको चर्चा कर रहा था कि ये वही तपोवन है जहाँ पर मेरा एजुकेशन हुआ है या हुआ था। दोस्तों, तपोवन एक सुंदर गांव भी कह सकते हैं, कस्बा भी कह सकते हैं, और देख रहे होंगे कितना सुंदर खचाखच मकानों से भरा हुआ तपोवन। ये नीचे ठीक देख रहे होंगे कि इंटर कॉलेज हैं। मैं आपको बात बता रहा था कि मेरा एजुकेशन भी इसी तपोवन पे हुआ, किंतु मैं आपको अवगत करा दूँ कि ये वो स्कूल नहीं है जहाँ पर मेरी शिक्षा ग्रहण हुई थी, क्योंकि मेरे हाई स्कूल करने के पश्चात यहाँ पे एनटीपीसी कंपनी आ गई थी। जिसको मैं बता रहा था कि एनटीपीसी कंपनी में 2022 या 23 में जब बाढ़ आई तो यहाँ पे बहुत सारे अधिक लोग मरे थे। तो कंपनियाँ आने पे क्षेत्रीय लोगों को लाभ भी होता है और हानि भी होता है। हानि की मैं बात करूँ तो जो मेरा सुंदर स्कूल था इस साइड था, तो स्कूल एकदम जमी दो कर दिया, मतलब उसको पूरा तोड़ ताड़ करके वहाँ पे तमाम प्रकार के मशीन, तमाम प्रकार के भूमि को दूसरे में परिवर्तित किया गया। किंतु ये वहाँ से स्कूल तोड़ने के पश्चात कंपनी ने यहाँ पे सुंदर स्कूल
बनाया है। स्कूल तो बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी है, किंतु ये वो स्कूल नहीं है जहाँ पे मेरा एजुकेशन हुआ था। और ये ठीक सामने गंगा पार भंग्यूल, और देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल भी खोले गए हैं। और ये होटल आप लोग देख रहे होंगे कि तपोवन इन नाम से है। बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है, देखिए कितना सुंदर होटल यहाँ पे दिख रहा हो आपको, है ना। तो अभी मैं ठीक तपोवन से थोड़ा आगे पहुँच करके आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि ये नया जो मार्ग आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देख रहे होंगे कि आप ठीक यहाँ पे किलोमीटर का पिलर है। तो भविष्य बद्री, 5 बद्री में से एक बद्री भविष्य बद्री, जिसे कहा गया कि आने वाले समय में अगर बद्रीनाथ में जो नर नारायण जो पर्वत हैं वो अगर आपस में मिल जाएंगे तो जो बद्री होगा वो बद्री इसी मार्ग से जाया जाएगा। और भविष्य बद्री मात्र यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। किंतु पहले आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि सलदार है। सलदार एक छोटा सा गांव है और वहाँ गांव से लोग पैदल जाते थे, किंतु भविष्य बद्री में भी बहुत अधिक पर्यटक जाने के कारण सरकार के द्वारा यहाँ से 13 किलोमीटर दूर सड़क काट करके भविष्य बद्री टू तपोवन को जोड़ा गया। देखिए अभी तपोवन से ठीक आगे जा रहा हूँ तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे भेड़ पालक आप धीरे धीरे बुग्याल जो कि हमारे मलारी के ठीक ऊपर जो चोटी होती हैं वहाँ जा रहे हैं। ये लोग अभी भाबर से आए हैं। भाबर, रामनगर, कोटद्वार, भाबर जो भाबर क्षेत्र हैं वहाँ से धीरे धीरे जंगल के रास्ते आ करके ये लोग ठीक अभी तपोवन से आगे जा रहे हैं। तो ये संभवतः ये हमारे मलारी से ऊपर जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर पे तमाम प्रकार के बुग्याल हैं, उन बुग्यालों में अपनी बकरियों को चराने के लिए जा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये हमारी संस्कृति है ना। धीरे पहले हम लोग भी भेड़ पालक का काम करते थे, हमारे दादा या जो पूर्वज थे, किंतु अब धीरे धीरे हम लोगों ने भेड़ पालन का काम छोड़ दिया है। किंतु कुछ आज भी हैं जिनको अलग अलग, मैं हिमाचल की मैं बात करूँ तो वहाँ पे गद्दी कहता है, और इधर हमारे यहाँ पे भेड़ पालक घाट के या गाड़ी गदरा के अभी भी हैं। देखिए कितने सुंदर बकरियाँ आगे जा रही हैं ना। भी हैं घोड़े, इसलिए कि जो इनके सामग्री होता है, खाद्यान्न सामग्री, सोने का सामग्री होता है, इसलिए घोड़े भेड़ पालक अपने साथ अवश्य रखते हैं। देख रहे होंगे कि इसमें सामान लाद करके ये बकरी के साथ साथ जा रहे हैं। और बकरी के साथ साथ कुत्ता भी इनके साथ होता है, कुत्ता जो कि बाघ से बकरियों की रक्षा करता है। तपोवन से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे पहुंच चुका हूं और सलदार से मात्र आधा किलोमीटर बीच में यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमारे भूगर्भ से गर्म पानी निकलता है। देख रहे होंगे कि आप पानी में हल्का सा भाप आ रहा है और ये नेचुरली है, प्राकृतिक है ना। इस पानी में मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग, क्योंकि हमने अंडे बॉईल किया है ना। जब मैं तपोवन में पढ़ता था तो हम लोग संडे को पिकनिक मनाने के लिए या घूमने के लिए आते थे, टाइम पास करने के लिए। तो हम लोग साथ में अपने साथ अंडे ले आते थे और अंडे को हम लोग थैला में डाल करके इस गर्म पानी में डाल देते थे। और गर्म पानी में डालने के पश्चात लगभग 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में अंडा बॉईल हो जाता था। तो देख रहे होंगे कि किस प्रकार से पानी बॉईल हो रहा है, उबल रहा है, देख रहे होंगे ना। और ये कह सकते कि मैं अगर भूगोल की बात करूँ या भूगोल विषय की मैं बात करूँ, ये भी एक ज्वालामुखी का ही रूप है। ज्वालामुखी में लावा, मैग्मा इत्यादि आते, तो यहाँ पे भूगर्भ से गर्म पानी आ रहा है ना। तो देख रहे होंगे ये भी कहा जाता है जो यहाँ की मिट्टी होती है, आपको मैं अभी मिट्टी दिखाऊंगा। ये पानी आप लोगों ने देख लिया होगा किस प्रकार से उमल रहा है ना। ये देखिए दोस्तों, जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको यदि कभी
जोशीमठ या बद्रीनाथ इन साइड घूमने आना होगा तो आप अवश्य लगभग जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन है और तपोवन से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये गर्म पानी है ना। तो आप लोग आ करके यहाँ पे इस प्रकार के प्राकृतिक नज़ारा को देख सकते हैं। और जो इसमें पीला पीला मिट्टी आप लोगों को दिख रहा होगा, इस मिट्टी को ये कहा जाता है कि ये मुल्तानी मिट्टी है। देखो मिट्टी भी गर्म है ना, मिट्टी भी बहुत गर्म है भाई, हाथ लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। ये मिट्टी देख रहे होंगे मेरे हाथ पे, तो ये मिट्टी लोग अपने जैसे लोग फेशियल वगैरह करते, तो महिलाएं, विशेषकर महिलाएं इसको अपने चेहरे पे तमाम प्रकार के दाग को मिटाने का के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। यहाँ से लोग, बहुत सारे लोग कट्टे कट्टे भर करके ले जाते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। तमाम प्रकार के दाने दूने जो होते हैं, उन दाने को भी इससे क्या कह सकते हैं, निजात मिलती है, ऐसा कहा जाता है ना। देख रहे होंगे कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पे। और इसको वन विभाग ने संरक्षण दे रखा है ना। पहले ये बहुत बड़ा था, किंतु शायद भूदशा होने के कारण जो इसके ऊपर छोटे छोटे चट्टान थे तो वो टूट चुके हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो मैं अब रेणी के ठीक सामने पहुंच चुका हूं। ये सामने रेणी है और ये सुंदर घाटी आप लोगों को दिख रहा होगा। ये नंदा देवी की सहयोगी पहाड़ी है और ये सामने जुगजू और आपको मैं बता दूं कि मेरा आज का सफ़र यहीं तक है, किंतु मेरा गांव आप देख रहे होंगे कि ये लिखा है यहाँ से मलारी 43 किलोमीटर। मेरा गांव बॉर्डर के पास पड़ता है, यहाँ से 43 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव पड़ता है। कि तो आज का मेरा सफ़र यहीं तक का है और मैं जब दोबारा कभी अपने गांव जाऊंगा तो आपको अपने गांव या घाटी का सुंदर नज़ारा आपको दिखाऊंगा। ये देख रहे होंगे कि आप रेणी है और यहाँ पे दो रेणी, एक वल्ला रेणी, एक पल्ला रेणी, ये पार है। और जो वली रेणी है ये गौरा देवी की भूमि है। ये गौरा देवी के स्थान है जहाँ से चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चिपको आंदोलन के बारे में मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था अपने वीडियो के माध्यम से, किंतु मैं आज उस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। किंतु मैंने आपको बता दिया कि मैं रेणी में पहुँच गया हूँ और रेणी में गौरा देवी का जो मूल स्थान है, जहाँ से चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ है, जो आज विश्वविख्यात है, वही स्थान पर मैं पहुँच चुका हूँ। आपको हल्के में मैं उस स्थान का नज़ारा भी दिखाऊंगा जहाँ चिपको आंदोलन हुआ था, वही जंगल दिखाऊंगा जहाँ चिपको आंदोलन हुआ था। तो इस सामने जो मंदिर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये माँ भगवती का मंदिर है रेणी में, जो कि बहुत शक्तिशाली वरदानी माता कही जाती हैं। यहाँ पे जो भक्त आते हैं, निस्वार्थ भाव से आते हैं, तो उनकी मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करती हैं। और ये ठीक आप लोग देख रहे होंगे कि धौली गंगा है, ये धौली है। ये धौली आपको दिख रही होगी कि धौली मलारी इन साइड से आ रही है। और ये दूसरी जो छोटी सी नदी आप लोग देख रहे होंगे, ये ऋषि गंगा है। ऋषि गंगा जो कि पैंग के ठीक ऊपर ग्लेशियर से निकल करके आती है और ठीक रेणी मंदिर के समीप दोनों नदी आपस में मिल करके धौली में प्रवाहित होकर के धौली के नाम से आगे बहती हैं या प्रवाहित होती हैं। और इस प्रयाग को ऋषि प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक संगम के रूप में भी जाना जाता है। मैं आपको थोड़ा पूर्व में जो आपदा आई थी, और वो आपदा इसी ऋषि गंगा नदी या ऊपर ग्लेशियर टूटने के कारण आई थी। तमाम प्रकार के बातें उस समय कही गई, लेकिन खैर मुझे इतना पता नहीं कि किस कारण आपदा आई। लेकिन मैं आपको माता का शक्ति के बारे में अवगत कर दूँ। जब यहाँ से बाढ़ सीधे खलोमे मंदिर के पास गई, खैर मंदिर तो टूटा, लेकिन जो माता के न्योजा निशाना होते हैं तो वो सुरक्षित उसी स्थान पे थे। और सुरक्षित उसी स्थान पे होने के कारण माँ भगवती ने कहा कि मैं यहीं इसी स्थान पे हूँ और इसी स्थान पे रहना चाहती हूँ। तो फिर गांव के लोगों ने मंदिर को फिर से भव्य रूप दे करके सुंदर मंदिर यहाँ पे बनाया है। बोलो माँ भगवती की जय। माँ भगवती सभी सांसारिक जो जनमानस हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करें और सभी जनमानस को स्वस्थ रखें। तो मैं आप लोगों को गौरा देवी का जो अपना मूल गांव है रेणी मैंने आपको बता कि 2 रेणी हैं, और जहां गौरा देवी का गांव था ये वो गांव है। ये सामने देख रहे होंगे कि रेणी गांव है और ये ऊपर का रेणी गांव है। ये दोनों गौरा देवी के गांव हैं। और गौरा देवी के साथ 27 जो सदस्य थे
जो सहयोगी थे जिन्होंने चिपको आंदोलन में प्रतिभाग किया वो इसी गांव से थे, देख लो, है ना। तो आपको मैं अब जंगल बता दूं कि गौरा देवी जब चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ, अर्थात जब वनों की कटाई हो रही थी, तो उस समय गौरा देवी लगभग 13-14 साल की थी। तो ये वो जंगल है, सामने देख रहे होंगे ऊपर जंगल दिख रहा होगा, घने जंगल हैं। ठीक सामने देख रहे होंगे आपको देवदार के, चीड़ के, सुराई के, एक क्या कहते हैं, एक पेड़ होता है, बहुत सुंदर होता है, वो दिख रहा होगा आपको। वहाँ उसी स्थान से चिपको आंदोलन का जन्म हुआ था। वहीं गौरा देवी ने अपने सदस्यों के साथ सरकार, शासन प्रशासन, ठेकेदारों के साथ अपना लोहा मनवाया था। और ये देख रहे होंगे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का आप लोग पानी का नहर देख रहे होंगे और नीचे एक पाइप आ रखा। तो ये जब आपदा आई थी उस समय ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और प्रोजेक्ट का नाम ऋषि गंगा विद्युत परियोजना के नाम से था। किंतु ये परियोजना बनने पहले किसी दूसरे मालिक का था, किंतु उसके बाद उस मालिक का भी इसी स्थान पे मृत्यु हुआ शायद, तो सफल नहीं हुआ। उसके बाद कुछ समय तक ये परियोजना बंद रहा और उसके बाद बड़ा कोई व्यक्ति था होगा जिसने इस प्रोजेक्ट को ख़रीदा, उसने फिर इसे स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद ठीक अब विद्युत उत्पादन होता। उससे पहले यहाँ ऋषि गंगा में बहुत भयंकर बाढ़ आने के कारण ये परियोजना का पूरा तहस नहस हो गया। देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। बहुत सुंदर यहाँ पे भवन थे, रेजिडेंस थे, परियोजना थी, टर्मिनल थे, किंतु बाढ़ में ये सब तहस नहस हो चुका है। क्योंकि यदि हम लोग पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो पर्यावरण अवश्य हमारे साथ भी छेड़छाड़ करेगी। और दूसरा रीज़न ये माना जाता कि ये भूमि, अभी सामने मंदिर दिखाया मैंने आपको, माँ भगवती का है, तो इस भूमि में भी तमाम प्रकार के लोग थे, इसलिए ये भूमि भी अशुद्ध होने के कारण यहाँ पे बाढ़ उत्पन्न हुई, ऐसा भी माना जाता है। देखो दोस्तों कितना अच्छा झरना यहाँ पे, देखो कितना सुंदर स्वच्छ जल, पहाड़ों में पानी, फ्री शुद्ध जल इत्यादि। देखो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे पानी का, बीच घाटी के मध्य से पानी प्रवाहित होते हुए, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। दोस्तों मैं आपको बीच में भेड़ पालकों को दिखा रहा था जो बकरियाँ भाबर से ऊपर हमारे मलारी घाटी के बुग्यालों में प्रस्थान कर रहे थे। बीच में बहुत सारे बकरियां आपको दिखाया मैंने। ये अब आज का इनका पड़ाव यहाँ पे सिउन सलदार में है और बकरियां जंगल में चरने के लिए जा रही। देखा मैंने कहा कि ये जो कुत्ता है ये भूटिया कुत्ता है, ये कुत्ता बाघों से भी वार कर सकता है, बकरियों के रक्षक यही माने जाते हैं। बकरी जो बकरवाल होते हैं उनके पास 3 प्रकार के पशु होते हैं। सबसे पहला कुत्ता जो सबका रक्षा करता है, क्योंकि जंगलों के बीच से ये लोग आते हैं, तो सबसे पहला कुत्ता की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद कह सकते कि घोड़ा भी अपने स्थान में अव्वल है, क्योंकि जो ये सामग्री देख रहे होंगे आप तमाम प्रकार, चाहे वो खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो सोने के लिए बिस्तर हैं, तमाम प्रकार के, और इन सामानों को ढोने के लिए घोड़ों की आवश्यकता होती है। तो उसके बाद ये है हमारे बकरवाल लखनऊ भाई, जो कि मलारी वालों की सेवा में अपना महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, क्योंकि हमारे देवी देवताओं को कई प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती हैं, तो वो इन्हीं से हम लोगों को सेवा मिलती है। दोस्तों मैं अपना गंतव्य स्थान रेणी से वापस तपोवन में पहुंच गया हूँ। अब वापस ही मेरा जोशीमठ के लिए हो रहा है। तो देखिए मैं तपोवन में पहुंच करके यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा कि जोशीमठ यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों जैसा कि मैं रेणी जहाँ मुझे जाना था वहाँ जा कर के मैं वापस जोशीमठ पहुँच गया हूँ। ये देख रहे होंगे आप जोशीमठ का नज़ारा, कितना सुंदर जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हाल ही में पिछले बार जोशीमठ
आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। अभी भी संभावना है कि यहाँ से लगभग 1200 परिवारों को दूसरी जगहों सरकार शिफ्ट करेगी, किंतु अभी तक ऐसा कोई फरमान जारी नहीं हुआ। और ये देख रहे होंगे ठीक आप नीचे एनटीपीसी का मुख्यालय हेडक्वार्टर देख रहे होंगे, वो एक सामने हेलीपैड भी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये एनटीपीसी का मुख्यालय है। दोस्तों मैं पहुंच गया जोशीमठ के ठीक ऊपर पागल नाला अर्थात परसारी। यहाँ से नीचे जोशीमठ आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जोशीमठ पहुँचने के बाद आप लोगों को मैंने सोचा कि एंडिंग का जो वीडियो है उसे भी दिखाओ। आज का जो मेरा सारथी था, आज का मेरा सारथी ये है। आज मैं रेणी आज का मेरा जो यात्रा था या सफ़र था, मैं स्कूटी के बदौलत आज रेणी गया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जगह जगह रुक करके आप लोगों को इस घाटी का ब्लॉग दिखाऊं या वीडियो दिखाऊं या यहाँ का व्यू दिखाऊं। दोस्तों देखिए कितना सुंदर नज़ारा, वाह! देखो सामने स्नो ब्यूटी, सामने हाथी पहाड़ और ये सुंदर जोशीमठ का नज़ारा।